हुआ ना क्लियर? यस यस सर। ठीक है, इसका मतलब एटॉमिक रेडियस का, अच्छा एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा फिर? एटॉमिक साइज लिख दे रहा हूँ, ये रेडियस साइज एक ही बात है। अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड क्या एटॉमिक रेडियस? डिक्रीज। हाँ डिक्रीज होगा, क्लियर है। पीरियड में अगर मूव करते हैं तो शेल चेंज होता है क्या? शेल नंबर ऑफ शेल चेंज होता है क्या? नहीं। सेकंड पीरियड में सेकंड शेल में रहेगा इलेक्ट्रॉन, थर्ड पीरियड में थर्ड शेल में रहेगा। शेल चेंज होता है क्या? नहीं। शेल तो बढ़ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, बट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है इस वाले कंसेप्ट से अलोंग द पीरियड। तो जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, साइज क्या है? छोटा है। बट एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज, बढ़ेगा सर। आप बोलेंगे अरे जेड इफेक्टिव तो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है, ये तो गलत हो गया सर। सर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। ये रिलेट करिए, हाँ सर। जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, ये तो कम होना चाहिए था, बट यहाँ सर आपने बोल दिया ज्यादा। एटॉमिक साइज में दो फैक्टर आता है। एटॉमिक साइज में दो फैक्टर है, जेड इफेक्टिव इसमें भी, और नंबर ऑफ शेल। एटॉमिक साइज की जब बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जब जा रहा हूं, डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है और नंबर शेल भी बढ़ रहा है। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि जेड इफेक्टिव इतना ज्यादा बढ़ता है क्या डाउन द ग्रुप? नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। बट आप एक काम करिएगा, वैल्यूज भी, लेकिन अभी आप लोगों को कोई बुक ही सजेस्ट किया है, जेडेली करके एक बुक है, इसके नॉमिनी की फॉरेन ऑथर की, उसमें वैल्यूज दिए रहते हैं। वैल्यूज देखेंगे तो शुरुआत में जाते हैं, बाद में ऑलमोस्ट बहुत कम चेंज होता है, कांस्टेंट होता है ऑलमोस्ट। बढ़ने में भी वही ट्रेंड है कि बढ़ेगा फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज के लिए दो फैक्टर है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो डोमिनेटिंग कौन सा है? नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल डोमिनेटिंग फैक्टर है, तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज होगा। देख लीजिए, मतलब कई लोग ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। नहीं, ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। सिर्फ एक फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं होता, अभी तो दो ही फैक्टर आ रहा है ना। अभी अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, एक एक चीज के लिए चार चार फैक्टर रहता है, तीन तीन फैक्टर। तो आपको मालूम होना चाहिए पहले से। सर फोकस चला गया। क्या चला गया? आ गया। हाँ सर, वापस आइए। आ गया सर, आ गया। आ गया ना, ठीक है। हाँ सर। सर जेड इफेक्टिव और जो नंबर ऑफ शेल्स है उसमें से डोमिनेटिंग क्या है, ये इसको डिसाइड करने का कोई फैक्टर है या ये जस्टिफाइड है कि बस बोल दिया है? जस्टिफाइड है। नहीं, जस्टिफाइड भी है, एक्सपेरिमेंटल भी है ना। अलग अलग एटम का साइज मेजर करो। देखो ये कैसा है, ये जो इनऑर्गेनिक है, दिस इज अ काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। कि रिवर्स इंजीनियरिंग कि ये पेन मैंने देखा बना बनाया, अच्छा फिर मैं इसको ऐसे डिजाइन करूंगा, अच्छा ये ढक्कन है तो मैं इसका कैप अलग से बनाया, फिर अच्छा ये खुलता भी, अच्छा तो ये। तो रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब कि बना बनाया चीज है, उसके उसके बेसिक पे वापस जाओ, ठीक है। तो वैसा ही है कि मेरे को मालूम है कि एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है डाउन द ग्रुप एक्सपेरिमेंटली, तो पहले एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पहले निकाल लेते हैं। अच्छा बढ़ रहा है, अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करें? ऐसा है, ऐसा नहीं कि किसी साइंटिस्ट ने बोला कि बढ़ेगा, एटम ने सुन लिया अच्छा बढ़ना है और एटम का साइज बढ़ गया, ऐसा है क्या? है नहीं सर। सर माइक म्यूट हो गया शायद आपका। हाँ समझ में आ गया। तो पहले एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखते हैं, उसके बेसिस पे कंसेप्ट करते हैं डेवलप, ठीक है। अगर नंबर ऑफ शेल को डोमिनेटिंग नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे तो साइज कम होना चाहिए था, बट सच में साइज बढ़ा है।
जो एक्चुअल है उसके बेसिस पे बोलते हैं कि हाँ ये वाला डोमिनेटिंग रहा होगा। सब कोई रूल नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। राइट सर। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें बताई मैंने, ध्यान रखिएगा। पहले तो जेड इफेक्टिव, ठीक है, ये कैसे घटता बढ़ता है, फिर एटॉमिक रेडियस, दो अलग अलग चीजें बताई है मैंने। ठीक है, चलिए तो फैक्टर्स पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं वेरिएशन हम लोग। तो एक सेकंड। फैक्टर्स अफेक्टिंग में सिर्फ दो ही थे क्या? एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक एटॉमिक साइज? नहीं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका एटॉमिक साइज था ना। राइट सर। एक था जेड इफेक्टिव और दूसरा लिखना तो लिख लेते, वो इजी था इसलिए मैंने ऐसा लिखा नहीं। अलग से था नंबर ऑफ शेल। राइट सर। ये तो पता ही है, नंबर ऑफ शेल। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा, एटॉमिक साइज डायरेक्टली टू शेल। नंबर ऑफ शेल। ठीक है, ये था दूसरा फैक्टर। इस साइड का रब करो, राइट हैंड साइड ये वाला। हाँ सर। सर सर मेन डिफरेंस क्या रहता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेसिकली क्लासिफिकेशन और कुछ नहीं है, तो सब नेचर में मिलता है। NaCl जैसे NaCl है तो वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और सोडियम एसिटेट है CH3COONA तो ऑर्गेनिक सॉल्ट है। तो ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक बोल दिया गया है, और जिसमें कार्बन डेरिवेटिव नहीं है उसको इनऑर्गेनिक बोल दिया गया, कुछ नहीं। सर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कार्बन को बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना? उसमें कार्बन ही कार्बन है, इंपॉर्टेंस नहीं, सब कुछ कार्बन है। हाँ कार्बन सर। के बेसिस पे सब कुछ होता है डिफाइड, नोमेनक्लेचर से लेके रिएक्शन से लेके सब कुछ कार्बन ही बेसिस है। अब देखो, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो पहला है तो ब्लर हो गया। ये, हाँ अभी अभी हो गया ठीक। ठीक है, बीच बीच में पता कोई नहीं मैसेज आया, फ्लक्चुएट हो जाता है सर। नहीं नहीं, कोई एक्चुअली मैसेज आता रहता है ना, कुछ मैसेज आया है या कुछ है तो सर ब्लर हो गया वापस। हो गया सर, हो गया। आ गया वो मेरे से वो डरता है फोन, जब उसके पास जाता हूँ सही कर लेता है। हाँ सर। तो ये हेडिंग है, पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक मतलब दोनों ही आ जाता है, पीरियड में भी देख सकते, ग्रुप में देख सकते हैं। सबसे पहला वेरिएशन इन ग्रुप, ग्रुप सॉरी पीरियड पहले पढ़ना, वेरिएशन इन पीरियड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉलम से कैसे वेरिएशन होगा, उसमें भी दो पार्ट है, वेरिएशन थोड़ा अलग अलग होता है। एस एंड पी ब्लॉक में अलग ट्रेंड है और डी में अलग ट्रेंड है, अलग अलग पढ़ते हैं। एस एंड पी ब्लॉक में ट्रेंड क्या होता है भाई, अलॉन्ग द पीरियड, लिख लीजिए। लिखिए, इन अ पीरियड, in a period Z effective increases, in a period Z effective increases, therefore there is a general decrease in atomic size in a period. एक मिनट रिपीट।
therefore in a Sir, period थोड़ा z effective increases, therefore there is a general decrease in atomic size in a period. Atomic size in a period. फुल स्टॉप। ठीक है, तो आपको बताना है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट लिख लीजिए, बताना है कि क्या ऑर्डर होगा। along with period लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बताइए, पढ़ लिए, रीजन समझ में आ गया कि along the period z effective बढ़ेगा, साइज क्या होगा, छोटा होगा। वेरी सिंपल। क्या होगा ऑर्डर? डिक्रीजिंग। डिक्रीजेस होगा। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। बट इसमें एक एलिमेंट का ऑर्डर गलत है, एक एलिमेंट का ऑर्डर गलत है। कौन है वो? So कौन? neon. नियॉन। नियॉन। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो नोबल गैस है। फील्ड है वो पूरा, आउटरमोस्ट शेल फील्ड है उसका। तो फील्ड है तो क्या हो गया? का पी ब्लॉक नहीं आउटरमोस्ट कहलाएगा ऑक्टेट कंप्लीट है सर। तो क्या हो गया? वही तो पूछ रहा हूँ, तो क्या हो गया? क्या वो पी ब्लॉक का नहीं है? उसको आप देश निकाला करेंगे हैं? पी ब्लॉक का तो है ही है ना। प्रॉब्लम क्या आपको? स्टेबल है तो साइज उसका छोटा नहीं होगा। सर क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स भरे हुए हैं तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे से, इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं इसलिए। नहीं, ये भी रीजन नहीं है। एक्चुअल जो रीजन है आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। सर हाँ बोलिए। सर हम वो लेते नहीं है नियॉन का, नियॉन का लेते नहीं है सर हम, मतलब वो उसको कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि नोबल गैस है। नहीं भाई, लेना तो पड़ेगा आपको। नियॉन वॉन्डरवॉल फोर्स एग्जिस्ट करता है उसमें, तो उसमें कौन सा रेडियस देखेंगे? वॉन्डरवॉल रेडियस, और वॉन्डरवॉल रेडियस सबसे बड़ा होगा। तो नियॉन का जो ऑर्डर आता है ना, ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉन्डरवॉल रेडियस देखते हैं इसमें, बना लीजिएगा इसको अलग से, याद रखिएगा। कौन सा रेडियस देखते हैं इसमें हम लोग? वॉन्डरवॉल रेडियस। और बाकियों में कौन सा रेडियस देखते हैं? तो कोवेलेंट रेडियस। याद आया? कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा होता था। हाँ सर। नियॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा क्या? नहीं, बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। तो नो बॉन्ड फॉर्मेशन केस में कौन से रेडियस देखते थे? वॉन्डरवॉल रेडियस। यस सर। लीजिएगा नोट। हाँ सर। ठीक है, ये याद रखिएगा एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए। तो पीरियड में अब डी ब्लॉक है, फिर ग्रुप है, वेरिएशन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, अच्छा मतलब 15-20 मिनट का। चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा मैं। ठीक है, तो वो आपको होमवर्क फिलहाल यही एक काम करिए, आप नोट्स रिवाइज कर लीजिए पूरा। पहला होमवर्क ये कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी के नोट्स रिवाइज करिए और एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी सर, कहाँ कौन तक सा पढ़ना है वाला आपको? क्या बोल रहे हैं? एनसीईआरटी? हाँ, एनसीईआरटी जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जहां तक टीच है क्लास, मतलब जहां तक मैंने टीचिंग कर दिया है वहां तक पढ़ के आइए, जो डाउट होगा पूछ लीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स रिवाइज करिए, क्योंकि 50% हो चुका है। ये चैप्टर भी छोटा चैप्टर है, ये इजी है। और तीसरा, वर्कबुक का एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लीजिए, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, क्या क्या बोला? नोट्स लिख लीजिए, होमवर्क जिस पेज पे है ना उसी पेज पे लिख लीजिए होमवर्क।
पहला बोला है कि नोट्स रिवाइज करिए, कहाँ का? तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का। सेकंड एनसीईआरटी पढ़िए, जितना पढ़ाया गया है कम ही निकलेगा, 2-4 पेज जो भी होंगे। एंड वर्कबुक, पीरियोडिक प्रॉपर्टी का वर्कबुक, एक्सरसाइज 1। ऐश्वर्या जैन अभी आपको नहीं मिला हो कुछ भी, आप तो आज ही ज्वाइन और आप अभी कर भी नहीं पाएंगे तो आप रहने दीजिए फिलहाल। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ के आ सकते हैं इसमें से, एनसीईआरटी बेसिक्स है। ओके सर। ठीक है, चलिए। सर तो हमें आप से स्टडी मटेरियल मिलेगा क्या? क्या क्या स्टडी मटेरियल मिलेगा क्या ट्यूशन से? इंस्टीट्यूट से मतलब हार्ड कॉपी बोल रहे हैं? नहीं, स्टडी मटेरियल। हाँ मिलेगा। कौन बोल रहा है? निवेदित। अच्छा नहीं, हाँ मिलेगा ना। आपको नहीं साइन हुआ है क्या वर्कबुक एक्सरसाइज 1? नहीं सर, नहीं हुआ है। आपका लॉगिन आईडी क्रिएट नहीं हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ऐसा कुछ, हे भगवान। तो मैं लास्ट वीक में भी बोल रहा था कि भाई कि असाइन हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको ध्यान नहीं गया ना। ठीक है ठीक है, एक काम करिए आप दोनों लोग, निवेदित और ऐश्वर्या जैन, अभी 7 बजे क्लास खत्म होगा तो आकाश सर को कॉल करिए और उनसे बात कर लीजिए, ठीक है? साइन करवा देंगे, ठीक है? पूरा सर। अभी देखिए, ऐसा भी कर सकते हैं, जो लोग नागपुर के हैं वो ऑफिस आकर हार्ड कॉपी ले जा सकते हैं। हाँ सर, ये बेस्ट रहेगा। हाँ, जो लोग नागपुर के उनको ये फैसिलिटी दे सकता हूँ मैं, हार्ड कॉपी ले जाइए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है, ठीक है? सर आप रहेंगे क्या ऑफिस? मैं टाइम बता सकता हूँ, अभी कल का लेक्चर का शेड्यूल क्या उस पर डिपेंड करता है एक्चुअली। तो अभी कल के लेक्चर का टाइम तो नहीं पता, 6:30-7 बजे बनता है। मोस्ट प्रोबेबली कल रहूंगा, कल मैं ऑफिस जाने वाला हूँ तो मैं रहूंगा मोस्ट प्रोबेबली, बट कितने बजे रहूंगा वही 10 बजे के आसपास मान चलो मैं रहूंगा। तो अभी देखो एक चीज और है, जो लोग नागपुर के, जैसे मैं 12th वालों को भी ऐसे कर रहा हूँ, जिनको कुछ छूटा हुआ है या कुछ ऐसा पढ़ाना है तो मैं उनको ऑफिस बुला के 1-to-1 पढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो जिनको कुछ डाउट रहता है, जैसे वैसे तो यही सारा कुछ क्लियर हो जाता है वैसे, बट फिर भी कुछ मिलना रहा, कुछ बात करना रहा, तो नागपुर के वो ऑफिस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। वर्कबुक लेने के टाइम पे आना हो तो मिल के भी जाओ। फिलहाल मैं ही नागपुर में हूँ सिर्फ अक्षय सर भी नहीं, अभी कोई नहीं है, जितनी भी फैकल्टीज है टोटल, फिलहाल मैं ही हूँ नागपुर में, तो मिल के जा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है? तो कल मैं राइट रहूंगा, सर, ठीक है? सर तो ठीक है सर। इवेंट डेज में खुली रहेंगी, इवेंट डेज में खुली रहेंगी, रोज खुली रहेंगी? नहीं 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 नहीं, हम लोग हर दिन ऑफिस ओपन रहता है। एक्चुअली Okay. कुछ मार्केट के लिए ये रूल है इवेंट डेज और डेज का, Okay. ऑफिस के लिए नहीं है। ऑफिस का रूल क्या है, 10% ऑफ द स्टाफ, 30% ऑफ द स्टाफ, ऐसा रूल है, हर दिन खुला रहता है, ठीक है? Okay. तो आइए, स्वागत है आपका, ठीक है? चलिए स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir.